ये वाली साड़ी देखिए मैडम, बिल्कुल नई डिजाइन की है, आजकल इसी का फैशन चल रहा है। अरे अब हमारी कोई उम्र है फैशन करने की? आप कोई सीधे साधे ढंग की अच्छी सी साड़ी दिखाइए। ठीक है, मैं दूसरी दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट फैशन की है, ये देखिए। बोलो गायत्री, कैसी लगी? हाँ ये अच्छी है। तो ले लो ना। वैसे मुझे ये कोई खास पसंद नहीं आई। ऐसा करती हूँ, दूसरी दुकान में जाती हूँ, वहाँ की साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सुनिए, जरा रुकिए। सुनिए, जरा रुकिए। अरे सुनिए ना। सुनिए, सुनिए जरा। अरे रुकिए तो सही। तो गायत्री, गायत्री, गायत्री रुक जाओ, रुकिए रुकिए, गायत्री रुकिए रुकिए रुकिए। अरे 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 रुकिए, अरे उन्हें रोकिए ना, रोकिए ना, रोकिए। अरे वहाँ कोई नहीं है गायत्री, कोई नहीं है, कोई नहीं था वहाँ पर, कोई नहीं था। संभालो गायत्री, क्या हो गया तुम्हें? गायत्री, क्या जरूरत थी? मैं पूछती हूँ, आखिर क्या जरूरत थी मॉल में जाकर तमाशा करने की? शहर में सारे लोगों को पता चल गया है। ईशा बेटा, जरा आराम से बात करो। एक तो पहले से ही इतनी सहमी हुई है और ऊपर से तुम। मुझे मेरी सास के साथ किस तरह बात करनी चाहिए आपको मुझे सिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना आप उन्हें वहां ले जाती, ना ये सारा तमाशा होता। अच्छा तो ये भी हमारी गलती है कि हम इन्हें साथ ले गए। चलो रीना, यहाँ रहकर और बेइज्जती नहीं करवानी है। चलो माया, तुम भी चलो। पता नहीं कैसी बहू है। अब मुझे भी चलना चाहिए, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। एक मिनट रोशन, मैं भी चलता हूँ। चलिए। माँ, अब बताओ क्या हुआ था? दीपक, मैंने क्या माँ? बताओ प्लीज माँ। दीपक, मुझे लगता है इनका दिल अब इस घर से भर गया है। क्यों ना हम इन्हें वृद्धाश्रम भेज दें? कम से कम इनका टाइम पास तो हो जाएगा ना। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो माँ। माँ, कर दिया ना माँ को नाराज? तुम क्यों हमेशा जहर उगलती रहती हो? क्यों? हर पति को अपनी पत्नी नागिन ही लगती है। अगर इतना ही शौक था अपनी माँ की गोद में बैठने का तो मुझसे शादी क्यों की? ईशा, जस्ट शट अप! चिल्लाओ मत। तुम्हारी माँ को इस घर से जाना नहीं है ना? ये घर गिरवी है, कभी भी नीलाम हो सकता है। क्या ये बात ये जानती नहीं है? तब क्या होगा? गोली की आवाज माँ के कमरे से। देखा निक, हाँ? हमेशा डिफेंस मत छोड़ना, अपने डिफेंस को एकदम स्ट्रांग रखो, एकदम स्ट्रांग। और दूसरी बात,
जब तुम अटैक करते हो तो अटैक करते समय अपने मुक्के को अपने चेहरे के पास रखना, ऐसे, और यहां से अटैक करो, यहां से ऐसे, सर। ताकि तुम अटैक भी कर सको और सामने वाले को मौका न मिले तुम्हारे चेहरे पे अटैक करने का। ओके सर। कम ऑन, अटैक, कम ऑन, अटैक। Yeah, that's good. सर, सॉरी सर, लगी तो नहीं? नहीं। इससे एक सबक और मिलता है, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। सर। 1 सेकंड के लिए मेरा ध्यान दरवाजे की तरफ गया और तुम्हारे मुक्के ने मुझे ढेर कर दिया। सो नेवर लूज योर कंसंट्रेशन, ओके? ओके सर। आप हट जाइए सर। इसकी ये हिम्मत, इस मुक्के का बदला मैं लूंगा। अरे अरे पहलवान, क्या कर रहे हो? हैं? तुम्हारे डर से हमारा ये नया साथी भाग जाएगा। नया साथी? हाँ, ये निखिल है, बहुत जल्दी ये हमारे सीआईडी टीम का हिस्सा बनने वाला है। सर आप जरूर रेडी सर है ना? हाँ, रेडी। लेकिन तुझे कैसा पता? सर बहुत सुना है आपके बारे में सर, आप जोक बहुत अच्छा सुनाते हैं। बेटे, एक बार सीआईडी में आ जा, इतने जोक सुनाऊंगा कि हंसना भूल जाएगा। हेलो, हाँ, क्या, कहां पे? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं वहां। चलो फ्रेडी, एक नया केस आया है। सर मैं भी चलूं? निक, अभी तुम्हें थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है। सर। सिया। ओके सर, ऑल द बेस्ट सर। अब सीआईडी ऑफिसर बनने का मेरा सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। यस। काफी खून बहा है। सर, गायत्री जी को होश आ गया सर। गायत्री जी का घाव तो काफी छोटा है, ये खून उनका नहीं हो सकता। गायत्री जी, कमरे में खून पड़ा है, यहां और कोई भी नहीं है आपके अलावा, तो क्या हुआ क्या था यहाँ पे? देखिए, घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। गायत्री जी, इससे लगता है इन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है। काम करो, इनको दूसरे कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम करने दो। आई प्लीज। तो आप लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी और भागते भागते यहाँ पर आए? जी हाँ सर, मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था कि कहीं माँ ने खुदकुशी तो नहीं कर ली। खुदकुशी? लेकिन गायत्री जी खुदकुशी क्यों करेंगी? एक्चुअली ससुर जी के मौत के बाद वो बहुत परेशान रहती है और अकेला महसूस करती है, इसीलिए शायद। गायत्री जी के पास गन है? जी नहीं। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि वो गोली चला के खुदकुशी कर रही होंगी? पता नहीं क्यों सर, शायद टेंशन की वजह से ऐसे ही ख्याल मेरे दिमाग में आ गया। आप कह रहे थे कि गायत्री जी काफी अकेलापन महसूस कर रही हैं। वो अकेली रहती हैं इस घर में? जी हाँ सर। तो फिर कौन घुसा था उनके कमरे में? कोई भी नहीं सर। कोई तो था, तभी इतना सारा खून पड़ा है यहाँ पे। गोली चलने की आवाज आई थी, किसी को तो गोली लगी है। सर, ये अलमारी तो खुली पड़ी है, कहीं ये चोरी का मामला तो नहीं है? दीपक जरा देखना, अलमारी के अंदर से कुछ गायब है क्या? माँ के पास आखिर ऐसा है ही क्या कि चोरी हो जाए? मैं देखता हूँ। सर ये कुछ पैसे, माँ का मंगलसूत्र और कपड़े वगैरह है बस। सर, अगर ये चोरी का मामला है तो चोर ने ये पैसे और मंगलसूत्र यहाँ पे कैसे छोड़ दिए? ये तो पता करो, ये चोर भागा तो भागा कैसे है?
यहां से भागा है वो। माय गॉड। सर, ये देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखिए दीवार पे खून लगा है सर। इसका मतलब वो आदमी दीवार फांद के चला गया। देखते हैं दीवार फांद के किधर गया है। कार खड़ी? माय गॉड, इतना सारा खून। इसको पलटना जरा। ओह माय गॉड, भयानक मौत। इसके चेहरे के तो चिथड़े उड़ गए। सर, अगर मुंह के अंदर गन रखकर गोली चलाई जाए तो आदमी का ऐसा हाल हो सकता है, लेकिन सर इस हालत में आदमी यहाँ तक पहुंचेगा कैसे? एक मिनट। ये देखा, तू तो सीने पे भी गोली मारी। मेरा कार चेक करते हैं। सर, यहाँ पहुंचकर इसने गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश की होगी और तभी खूनी ने इस पर दूसरी गोली चला दी। घर पे भी गोली मारी गई इसी के ऊपर, सीने पे, और यहाँ तो इसका मुंह ही उड़ा दिया गया। वैसे अगर इसके सर पे गोली नहीं लगती तो भी आदमी मर ही जाता। सीने पे जो गोली लगी है, ठीक है। लो भाई, गन तो मिल गई। गन पाउडर की स्मेल है। इसका मतलब थोड़ी देर पहले ही फायर किया गया है। 3 गोलियां चली है और 3 गोलियां अभी भी रिवॉल्वर में है। सर, अगर एक गोली यानी सीने वाली गोली कमरे के अंदर चली तो गायत्री जी को अच्छे से मालूम होगा कि किसने किया है। ठीक है, तो गायत्री जी से ही पूछ लेते हैं किसकी लाश है ये और खूनी कौन है। गायत्री जी, कमरे में गोली चली है तो आपने चलाई होगी ना? कमरे में तो कोई और था नहीं। जी, गोली मैंने ही चलाई थी। आपने ही चलाई है? गुड। चलो, एक बात तो साफ हो गई। आपने पहले भी कभी गोली चलाई है? नहीं। तो फिर अभी कैसे चलाई हैं? और गन कहां से आई आपके हाथ? गन चोर के हाथ में थी। जैसे मैं कमरे में आई, मैंने देखा मेरी अलमारी में से एक आदमी कुछ चुरा रहा था। आपकी बहू तो कहती थी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, एकदम कंगाल है आप। तो फिर ऐसा क्या था उस अलमारी में जो चोर चुराने आए? मैं उससे देखकर बहुत डर गई। वो मुड़ा और मैंने डर के मारे उसे धक्का दे दिया। वाह, डर के मारे आप चिल्लाई नहीं, डर के मारे आपने उसे धक्का दे दिया है? उसके हाथ में गन थी, वो गोली चलाने ही वाला था कि मैं उसकी तरफ झपटी। इस छीना झपटी में गोली चल गई और उसे लग गई। गोली लगी चोर को? लेकिन वो मरा नहीं। उसने मुड़ के मुझे भयानक आंखों से देखा। मैं डर गई और बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आप बेहोश हो गई? तो ये चोट कैसे लगी आपको? जब मैं बेहोशी की हालत में गिर रही थी तब लग गई होगी। अच्छा, अब आपको ये तो याद होगा कि चोर को गोली कहाँ लगी थी? सीने पर। गायत्री जी,
चोर के चेहरे के छितड़े उड़ गए, उसके चेहरे पे भी गोली चलाई गई है। नहीं ऑफिसर, गोली तो उसके सीने पर ही लगी थी। कमरे में और कौन था? कोई नहीं। झूठ, एकदम झूठ। कमरे में कोई और था जो चोर के पीछे पीछे भागा और उस आदमी ने चोर को एक और गोली मारी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अभिजीत, जो आदमी मरा है पता नहीं वो आदमी चोर था भी या नहीं, वो तो ये कह रही है कि वो चोर था। आपको मालूम है उसकी लाश आपके घर के बाहर पड़ी हुई मिली? मैं तो कमरे में बेहोश पड़ी थी, मुझे कैसे पता? क्या आपने उस आदमी को पहले कभी देखा था? कभी नहीं। अभिजीत, वो चोर नहीं था। चोर अपने साथ ज्यादातर गन मन नहीं रखते। अगर कोई बड़ा हाथ मारना हो तो शायद रख भी सकते हैं। ठीक कह रहे हो, लेकिन इतना बड़ा चोर होता तो इस मामूली घर में क्यों जाता है? सर, इस चोर के उंगलियों के निशान हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। यार, मैं जिस गाड़ी में आया था वो जरूर चोरी की होगी। पता करो इस गाड़ी का मालिक कौन है। हाँ, सब गाड़ी ठीक टाइम पे पहुंच जाएगी सर, आप विश्वास रखिए सर। हाँ सर। अरे सीआईडी आप लोग? हाँ, ये कार नंबर MS04BG55, ये आपकी कंपनी का कार है ना? हाँ सर, ये कल से गई है पर अभी तक वापस नहीं आई है। और आएगी भी नहीं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये कार लेके कौन गया था ये बताइए। ये कुणाल नाम का आदमी ले गया। इस कुणाल ने कोई पहचान पत्र तो दिया होगा, कोई आईडी, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह? हाँ सर, आप 1 मिनट रुकिए, मैं लेकर आता हूँ प्लीज। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही। इस कुणाल ने यहाँ से किराए पे गाड़ी दी, वो भी चोरी करने के लिए। सर, ये राशन कार्ड दूर से पता चल रहा है राशन कार्ड नकली है। नकली है सर? हाँ। इसलिए अगर राशन कार्ड नकली है तो फिर इस पे लिखा हुआ एड्रेस भी नकली होगा। ये असली है या नकली, अब तो उस एड्रेस पे जाने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है? अभिजीत, मैं जो बात बताता हूँ बात पक्की होने के बाद बताता हूँ। हवा में तीर नहीं चला था बस। नहीं, आज तारिका जी नहीं है ना, तो मुझे लगा शायद कहीं कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो आपसे। काम की बात करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस आदमी की मौत 2 गोलियां लगने से हुई है। 2 गोलियां। ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है जनाब कि जो 2 गोलियां इस आदमी को लगी हैं वो 2 अलग अलग गन से चलाई गई हैं। दोनों गोलियां अलग अलग गन से चली है? जी हाँ, मैं बता रहा हूं। ये देखो, ये .22 कैलिबर की गन से चली हुई गोली है जो मुझे इस आदमी के सीने में से मिली है। और ये वो गन है जो आप लोग लेकर के आए, .33 कैलिबर की गन, जिससे इस आदमी का जबड़ा उड़ गया। बड़ी अजीब बात है अभिजीत, किसी को मारने के लिए एक आदमी ने एक गोली एक गन से चलाई और फिर दूसरी गोली दूसरी गन से चलाई। क्यों? लेकिन सर, गोली तो इसे गायत्री ने मारी है। उन्होंने कहा कि इसे एक गोली मारी है उन्होंने, तो दूसरी गोली किसी दूसरे आदमी ने मारी हो। मतलब 2 खूनी। और मैं जानता हूं वो दूसरा खूनी कौन है। चलो भैया, केस खत्म हो गई। सालुंग के साहब ने दूसरे खूनी को ढूंढ निकाला है। वो दूसरा खूनी इस दुनिया में है ही नहीं। क्या? अरे सर, अभी तो आप कह रहे थे कि आप दूसरे खूनी को जानते हो, और अभी कह रहे हो कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ, देखा सर, सालुंग के साहब ने कैसे मेरा खड़े खड़े उल्लू बना दिया। जरा चुप बैठोगे? बॉस, जिस आदमी ने इसके जबड़े में गोली मारी है वो कोई और नहीं, ये खुद है। मतलब इसने खुदकुशी की है? ये तो पता नहीं कि खुदकुशी की है नहीं, लेकिन है बड़ी अजीब बात। एक गोली लगी जिससे जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागा और खुद ने अपने जबड़े में गोली मार ली। मुझे इस गन पर से इसकी उंगलियों के निशान मिले हैं। इसने अपने ऊपर गोली मुंह के अंदर से चलाई? हाँ काजल, ऐसे। अभिजीत, वैसे तो ये आदमी मरने वाला ही था, तो फिर अपनी जान बचाने की कोशिश करने के बजाय इसने अपने आप पर ही क्यों गोली चला ली? सर, शायद उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। ये गायत्री जी सरासर झूठ बोल रही है सर। उन्होंने कहा कि उसने एक गोली मारी है इसे, तो वो गन कहाँ है? वो गन तो ना हमें उसके घर से मिली है
न कार के पास से। काम करो अभिजीत, फिर से इस गायत्री के घर जाओ और अच्छी तरह से तलाशी लो। सासू माँ ने जब कबूल कर ही लिया है कि खून उन्हीं के हाथों से हुआ है, तो फिर सोचने की बात ही क्या है? आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? बार बार हमसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं? जब खून हुआ तब आप सब लोग यहाँ पे थे। यहाँ पे क्या हुआ आप सबको मालूम है। असली खूनी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, और जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक। मतलब कि खून गायत्री जी ने नहीं किया? अगर खून गायत्री जी ने किया होता तो वो गन कहाँ है जिससे उन्होंने चोर के सीने पे गोली मारी है? वो अभी तक नहीं मिली है। ईशा, तुम तो हमें बता रही कि गायत्री जी के पास चुराने के लिए ऐसी कोई खास चीज नहीं है। हाँ, ये सच है कि उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर भी अभी तक पता नहीं चला कि चोर यहाँ पर चुराने क्या आया था। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, आखिर वो इस घर में आया क्यों था? सर, आप रेडी? ये देखिए सर, ये तो जूते के निशान है। हाँ सर, इसका मतलब कोई आदमी अलमारी के अंदर छुप के बैठा हुआ था। सर कमाल हो गया, ये देखिए वही एड्रेस है जो राशन कार्ड पे असली है। ताजा ताजा पासपोर्ट है, 3 दिन पहले बना है। पता नहीं असली है या नकली। चेक करना पड़ेगा सचिन। इसमें तो दुबई जाने का वीजा लगा हुआ है। मतलब ये दुबई भागने की पूरी तैयारी कर चुका था। शायद इसे पता चल गया था कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन हो कौन सकता है? ये सोच रहा हूं कि भाग किससे रहा था। देखो इस घर में कुछ और है। सर क्या चक्कर है ये देखिए सर, गायत्री जी के घर वालों की फोटोग्राफ्स। गायत्री जी के घर वालों के फोटोग्राफ्स कुणाल के पास कैसे हैं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री जी और कुणाल एक दूसरे को जानते थे? एक दूसरे को जानते थे तो फिर गायत्री जी ने इसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं? आपने हमसे झूठ क्यों बोला है? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। आपने कहा था इस गन से जो गोली चली है वो चोर की छाती में जाके लगी, कहा था ना? हाँ, कहा था। जबकि सच ये है, इस गन से गोली निकली है वो चोर के चेहरे पे जाके लगी है, उसकी छाती पे नहीं। क्या? जी हाँ। तो वो गन कहाँ है जिससे आपने गोली चलाई? कहाँ है वो गन? क्योंकि आपकी गन से अगर गोली चलती और चोर के चेहरे पे जाके लगती तो वहीं गिर जाता, भागता नहीं वहां से। ये गन हमें चोर के लाश के पास से मिली है, आपके घर से नहीं। तो वो गन कहाँ है जिससे आपने गोली चलाई? कहाँ है वो गन? मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा ना, मैं बेहोश हो गई थी। झूठ बोल रही हैं आप किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं मैम। अभी पता चल जाएगा। ये गन उठाइए, पकड़िए इसे और गोली चलाइए उधर। पकड़िए, पकड़िए, चलाइए गोली, चलाइए गोली, चलाइए। आप कांप रहे हैं, आप गोली चला ही नहीं सकती हैं। फिर उस दिन कैसे चल गई गोली? कह तो रही हूं, गलती से चल गई थी। फिर वही बात। देखिए गायत्री जी, सच क्या है वो बताइए आप इस आदमी को पहचानती हैं? कुणाल नाम है इसका। ये वही आदमी है जो आपके घर में चोरी करने के लिए आया था। कौन है ये कुणाल? इसके घर में आपकी फैमिली के फोटोग्राफ कैसे? क्या करने आया था ये आपके घर? जवाब दीजिए। देखिए मैम, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना हमारे पास भी कई तरीके हैं मुंह खुलवाने के। जब मैं अपना गुनाह मान रही हूं तो और क्या चाहते हैं आप लोग? मुझे जेल क्यों नहीं भेज देते? भेज देंगे, जेल भी भेज देंगे। पहले ये पता चल जाए ये कुणाल आपकी अलमारी से क्या चुरा रहा था। चोर को चोरी करने के लिए अलमारी में घुसने की क्या जरूरत थी? वो तो बाहर से भी सामान निकाल सकता था। आपसे किसने कहा कि वो अलमारी के अंदर था? अलमारी के अंदर से हमें जूते के निशान मिले हैं। कुणाल का खूनी शायद अलमारी में छुप के बैठा था। किसके जूते का निशान है ये? कौन है वो आदमी?
हेलो, क्या ब्यूरो में किसी का फोन टैप हो रहा है? हाँ हाँ, फोन टैप हो? किसका? किसका फोन टैप हो रहा है? नंबर क्या है? 1039 57 599। मगर ये तो हम में से किसी का भी नंबर नहीं है। एक मिनट सर। ओहो, गायत्री जी आप हैं? आपका फोन टैप हो रहा है? आपका मोबाइल फोन कौन टैप कर रहा है? मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो खुद ही हैरान हूँ कि मेरा मोबाइल कौन टैप कर रहा है। वही तो, आखिर ऐसा कौन सा राज है जो आप फोन पे बताने वाली हैं? कोई राज नहीं है, पूरी सच्चाई आपके सामने है। सच्चाई क्या है बहुत जल्द पता लग जाएगा। सचिन, एक काम करो, पता करो किसका काम है, कौन कर रहा है ये फोन की टैपिंग। हाँ राहुल, पता चल गया उस नकली पासपोर्ट वाले का? कहाँ मिलेगा यार? नकली पासपोर्ट क्यों बना? सर मैंने ये नकली पासपोर्ट का धंधा बहुत पहले बंद कर दिया सर। और जब से मैं जेल में सजा काट के आया हूँ, शरीफ इंसान बन गया हूँ। ये नकली पासपोर्ट क्यों बनाया? मैंने बताया ना साहब, मैं शरीफ इंसान बन गया हूँ। बहुत दर्द हो रहा है सर। जितना पूछा जाए उसका जवाब दे, समझा? ये संगीत किसी और को सुनाना। बताता हूँ सर, बताता हूँ। नकली पासपोर्ट तूने बनाया? हाँ सर, ये पासपोर्ट मैंने ही बनाया था सर। किसके लिए बनाया तुमने? क्या नाम है उसका? कुणाल नाम है सर उसका। असली नाम बता। असली नाम तो याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा? जितनी बहादुरी याददाश्त तुझे धोखा देगी, ऐसे तेरा सर टकराता रहेगा। उसका असली नाम मोहित है सर। मोहित? कहाँ रहता है ये मोहित? ये तो नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? नहीं सर, मैं वाकई कुछ नहीं जानता सर। सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बीच फाइनेंस कंपनी में काम करता है सर। कौन सी कंपनी? बीच फाइनेंस कंपनी सर। अच्छा हुआ, बड़ी जल्दी याद आ गया, नाम भी और कंपनी भी। जी कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जी हम मोहित के बारे में कुछ जानने आए हैं। वो इसी कंपनी में काम करता था ना? जी हाँ, वो हमारी इसी कंपनी में काम करता था और बहुत ही नेक इंसान था वो। नेक इंसान नकली पासपोर्ट नहीं बनवाया करते हैं। नकली पासपोर्ट? मैं कुछ समझा नहीं। जी हाँ, नकली पासपोर्ट। ये देखिए। कुणाल? लेकिन ये तो मोहित है। जी हमें मालूम है, ये मोहित है। मोहित ने ये नकली पासपोर्ट 3 दिन पहले बनवाया था। आपको कुछ अंदाजा है क्यों? आप ये क्या बात कर रहे हैं? मोहित को मरे हुए तो 4 महीने हो चुके हैं। क्या? मोहित 4 महीने पहले मर चुका है? जी हाँ, एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। सर ये चक्कर क्या है? मोहित पहले मर गया, फिर कुणाल बनकर जिंदा हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जरा इस मोहित का एड्रेस देना है। जी। ये लीजिए। थैंक्स। ये मोहित का एड्रेस है? जी। Are you sure? जी हाँ, लेकिन आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? My God. अबे कौन हो तुम लोग? दरवाजा खटखटाना चाहिए। अरे ये तो बुरा मान गया। चलिए अभी दरवाजा खटखटा लेते हैं। कोई है अंदर? ये क्या मजाक है? किसी का फोन टैप करना मजाक लगा तुझे? हैं?
मुझे मालूम है ना ये गैर कानूनी है। मैंने किसी का फोन टैप नहीं किया। देख बेटा, अगर सच सच बता देगा तो जल्दी निपट जाएगा, और अगर झूठ बोला तो मुझे माफ कर दो सर, मैं अब ये काम दोबारा कभी नहीं करूंगा सर। 1039 57599 ये नंबर कब से टैप कर रहा था? 2 महीने से। किसके कहने पर किया ये सब? हाँ, मुझे उसका नाम पता नहीं, मैं तो ये सिर्फ पैसे के लिए करता हूँ। उसका नंबर क्या है? मुझे पता नहीं। उसको देखा तो होगा ना तूने? हाँ, श्यामला कलर का है, 5.5 फीट करीब होगा सर। और कुछ? और तो कुछ पता नहीं है सर। कुछ पता नहीं है? पता नहीं है सर। चल हाँ डॉक्टर सारंग के। हाँ ठीक है, पहुंचते हैं हम लोग। मुंह सुझा के क्यों बैठा सारंग के? हैं? बॉस, मैंने तय कर लिया है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, ये काम मुझसे नहीं होगा। अच्छा, मतलब तू ऐश करेगा? काम कौन करेगा? इधर खूनी को कौन पकड़ेगा? है ना, आप लोग हैं ना। अरे हम लोग तो हैं डॉक्टर साहब, हमारी छोड़ो। आप क्या संन्यास लेने वाले हो? बॉस, जो बात मुझे पता चली है ना, तो अगर आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग भी निकल पड़ोगे हिमालय की तरफ। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है? आप लोगों के कहने के मुताबिक मैंने सभी लोगों का डीएनए टेस्ट किया। और टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा? टेस्ट का रिजल्ट ये बताता है कि ये जो आदमी सोया हुआ है यही दीपक का पिता है। क्या? हाँ, इन दोनों का डीएनए मैच होता है। लेकिन दीपक तो कह रहा था कि उसके पिता की मौत 4 महीने पहले हो चुकी है। अभिजीत, ये जो आदमी सोया हुआ है यही दीपक का पिता है, और इसे मरे हुए सिर्फ 2 दिन हुए, 4 महीने नहीं। मगर सर, अगर ये आदमी दीपक का पिता है तो फिर वो कौन था जिसकी मौत 4 महीने पहले हुई है? सर, मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। 2 गन, 2 खूनी और अब 2 बाप। पिता सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ एक। और अगर इस आदमी का डीएनए दीपक के डीएनए के साथ मैच हो रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि दीपक का यही पिता है। कमाल है गायत्री जी, इस फोटो को देख के आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? हाँ जी, बड़ी अजीब बात है। चलिए हम आपकी कुछ मदद कर देते हैं, शायद आपको कुछ याद आ जाए। इस आदमी का असली नाम मोहित है। लो भाई, इन्हें तो अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है। फ्रेडी, क्या ऐसा हो सकता है कि एक औरत अपने बच्चों के पिता को पहचानने से इनकार कर दे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। मगर सर, इनके पति तो 4 महीने पहले मर गए ना। हाँ फ्रेडी, मगर उस आदमी का डीएनए इनके बेटे दीपक से कैसे मैच हो रहा है? अब इसका जवाब तो गायत्री जी ही दे सकती है। हाँ। ये मेरे पति मोहित है। मगर दुनिया समझती है कि आपके पति 4 महीने पहले मर चुके हैं। मुझे भी यही लगता था, लेकिन उस दिन मॉल में। अरे रुकिए तो सही। फिर क्या हुआ? मुझे उनका फोन आया और उन्होंने अपने जिंदा होने की बात किसी से कहने से मना कर दिया। क्यों? यही तो मैंने भी उससे पूछा। उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलने आएंगे और सब कुछ बता देंगे। फिर उस वक्त मेरे बहू बेटे वहां थे। मैं चाहती थी उनके होते हुए वो नहीं आएंगे, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई।
तुम जिंदा हो? हाँ गायत्री, मैं तुम्हें सब कुछ सच बतलाने ही वाला था। गायत्री मेरा यकीन करो। जो इंसान अपनी बीवी को धोखा दे सकता है उसका यकीन करो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया गायत्री। 4 महीने से विधवा की जिंदगी बिता रही हूं। आप जिंदा होते हुए भी घर वापस नहीं लौटे और आप कह रहे हैं कोई धोखा नहीं दिया। मैंने जो कुछ भी किया ना, हम सबकी जिंदगी सुधारने के लिए किया है। कैसे? आपके मरने से हमारी जिंदगी कैसे सुधर सकती है? सुधर जाएगी। 2 दिन के बाद तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1 करोड़ रुपए? कौन देगा 1 करोड़ रुपए? इंश्योरेंस कंपनी वाले। इंश्योरेंस कंपनी वाले? हाँ। वो क्यों देंगे 1 करोड़? मैंने एक इंश्योरेंस करवाया है कि अगर मेरी मौत किसी एक्सीडेंट में हो जाती है तो मेरे परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। जरा सोचो गायत्री, 1 करोड़ रुपए में तुम क्या नहीं कर सकती हो? हमारी बेटी की शादी हो सकती है, दीपक अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। आपने हमारी खुशी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। तुम सबकी खुशी मेरी खुशी है। अब मैं दुबई जा रहा हूं, वहीं रहूंगा। अगर मुझे किसी ने यहां पर जिंदा देख लिया तो बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा मैं। कौन हो तुम? मैंने तुझे अपना अच्छा दोस्त समझा और तूने मुझे धोखा दिया। चीट तो करता है कि अभी तुझे ऊपर पहुंचा दूं। नहीं, नहीं, मोहित, आप भाग जाइए, मैं इसे देख तूने क्या किया? तेरे वजह से गोली चल गई। गायत्री, संभालो। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तो ये सारा खेल इंश्योरेंस के पैसों के लिए खेला गया है। इसीलिए मैंने आपको मोहित के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी अगर दुनिया को मोहित के जिंदा होने की खबर हो जाएगी तो हमें इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे जो हम अपनी बेटी की शादी में खर्च करना चाहते थे। हमने जो कुछ किया बस अपने परिवार की खुशियों के लिए किया। अब जरा मुझे फांसी लगा दीजिए। वैसे मेरा अब इस दुनिया में है ही कौन? फांसी आपको नहीं, खूनी को चढ़ाएंगे। आप ये बताइए कि वो आदमी कौन था जो अलमारी में बैठा था, जिसने गोली चलाई मोहित पे? मैं नहीं जानती। उसने मास्क पहन रखा था। फिर भी कुछ तो याद होगा उसकी चाल ढाल से, उसकी कद काठी से। कुछ याद है आपको उसके बारे में? वो आदमी ये जरूर कह रहा था कि मोहित ने उन्हें धोखा दिया है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। तो फिर ऐसे किसी आदमी के बारे में बताइए जिसे मोहित ने धोखा दिया हो। मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती। मगर सर, खूनी को कैसे पता चला कि मोहित जो सबके लिए मर चुका है वो गायत्री से मिलने आने वाला है? क्योंकि उसी आदमी ने गायत्री का फोन टैप किया था। और चुपचाप वहां अलमारी में जाके बैठ गया। अब हमें यह पता लगाना है कि परिवार में या दोस्तों में ऐसा कौन सा आदमी है जिसे मोहित ने धोखा दिया था। सबका कच्चा चिट्ठा ढूंढ निकालते हैं। सोचा आप लोगों को बता दें कि खूनी का पता चल गया है। पर खून किसका हुआ है? खून आपके ससुर मोहित जी का हुआ है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है सर? पापा की मौत 4 महीने पहले हो चुकी थी, एक एक्सीडेंट में। नहीं, उनकी मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है। वो एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं है। उनकी मौत तो सिर्फ एक ड्रामा था, ड्रामा।
इंश्योरेंस के पैसों के लिए। इंश्योरेंस के पैसों के लिए? जी हाँ। पर पापा का खून किसने किया? हो सकता है कि तुमने ही मारा हो। मैं? हाँ, तुम्हारे दिल में जो अपने सास ससुर के लिए नफरत है वो साफ दिखती है। देखिए, आप मेरी बीवी पर इस तरह का झूठा इल्जाम बिल्कुल नहीं लगा सकती हैं। तो आप पे लगा देते। आपने अपने पापा से पैसे मांगे थे बिजनेस शुरू करने के लिए। हाँ, मांगे थे। और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आप लोग ये घर छोड़ के चले गए, अलग रहने लगे। हाँ तो ठीक है ना सर, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि बेटा बाप का खून ही कर दे। हाँ, ये बात तो है। रोशन जी, आपको तो कभी यकीन हुआ नहीं ना कि मोहित जी की मौत हो चुकी है? क्योंकि उनकी लाश का पता ही नहीं चला, फिर कैसे यकीन होता? हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है। जब तक लाश ना मिल जाए तब तक यकीन नहीं करना चाहिए, क्यों मन? जी बिल्कुल। तो फिर बिना लाश देखे आप मोहित के घर वालों को इंश्योरेंस का पैसा दिलवाने के लिए राजी कैसे हो गए? इंश्योरेंस? हाँ, आप तो उसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं ना जहां से मोहित जी ने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया था। देखिए, मोहित मेरा दोस्त था, मैंने सोचा परिवार की थोड़ी मदद हो जाएगी उसकी मौत के बाद, दैट्स ऑल। और जब आपको पता चला कि मोहित मरा नहीं है तो आपको बड़ा धक्का लगा कि आपके सबसे अच्छे दोस्त ने आपके साथ विश्वासघात क्यों किया? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। ये धोखा आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आप बदले की आग में जलने लगे और मौका पाते ही आपने मोहित का खून कर दिया। बोलिए, किया है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाभी जी, आप देखिए ना, आप कुछ बोलिए, ये क्या कह रहे हैं? उमंग जी, आपने कभी कार्ड्स का कोई गेम खेला है? कार्ड्स? आपका मतलब ताश? हाँ, ताश। ताश में एक पत्ता ऐसा होता है जिसे पपलू कहते हैं। ये पपलू पूरी बाजी पलट देता है। आज यहां हमारे पास भी एक ऐसा पपलू है जो आप सबके सामने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा। काजल, सर। सूरज, तुम? अरे वाह, बड़ी जल्दी पहचान लिया। क्यों सूरज, ये वही आदमी है ना जिसने तुम्हें पैसे दिए थे गायत्री जी का फोन टैप करने के लिए? हाँ सर, यही है वो। अरे 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 उमंग जी, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इस गन की गोलियां तो मेरे पास है। कौन जा रहा है? एक बार सीआईडी के हाथ गर्दन पे पड़ गए ना, फिर उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। हाँ, मोहित का खून मेरे ही हाथों हुआ था, पर मैं उसे मारने के लिए नहीं किया था। मैं तो सिर्फ सच जानना चाहता था। और इसीलिए तुमने गायत्री जी का फोन टैप करवाया? हाँ, क्योंकि मोहित को इंश्योरेंस कराए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, और इस तरह अचानक उसकी मौत हो जाना एक्सीडेंट में, मुझे शक हो गया कि कहीं ये बहुत बड़ा प्लान तो नहीं है। और इसी प्लान को जानने के लिए तुम अलमारी में जाके बैठ गए। लेकिन सर, ये तो हमारे सामने रोशन के साथ घर से बाहर चले गए थे। नहीं, ये मेरे साथ बाहर नहीं गए, इन्होंने बहाना बना दिया कि इन्हें गायत्री जी से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, और इस तरह मैं वापस घर के अंदर पहुंच गया। और इस तरह गलती से वो गोली मोहित के सीने में लग गई। और फिर तुमने बाहर जाकर उनके मुंह में गोली चला दी? नहीं, मैंने और कोई गोली नहीं चलाई थी। दूसरी गोली तो मोहित ने
खुद चलाई थी। उसने अपनी गन मुंह में रख ली थी। तुम झूठ बोल रहे हो। पापा खुद को क्यों मारेंगे? हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि इंश्योरेंस का पैसा तुम लोगों को मिले, इसीलिए उन्होंने अपने मुंह के अंदर गन रख के गोली चलाई ताकि पूरा चेहरा खराब हो जाए और लाश पहचान में ना आ सके। क्या उन्होंने हमारी खुशियों के लिए अपनी जान दे दी? हाँ, तुम लोग अपने माँ बाप को चाहे कितना भी गलत समझो, लेकिन वक्त आने पर वो लोग तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। आज तक मैंने कभी आपसे ठीक से बात नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, तुम्हारे मुंह से मां शब्द सुनकर बहुत खुशी हुई। अब से मुझसे हमेशा ऐसी ही बात करना। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पहली गोली मुझसे गलती से चली थी, दूसरी गोली मोहित ने खुद चलाई थी। मैंने जानबूझकर मोहित का खून नहीं किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारा इंसाफ तो अब अदालत ही करेगी। अभिजीत, ये गगन अब तक आया कैसे नहीं? पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। पता नहीं सर, फोन करके उसने बोला था कि बहुत अर्जेंट काम है, अभी आके मिलो। काम तो वैसे जरूरी होगा, वरना ऐसे नहीं बुलाता हुआ। हाँ सर, जब भी फोन करके बुलाया है कुछ काम की खबर दी है उसने। है खबरी, लेकिन बड़े काम का आदमी है सर, इसीलिए तो छूट दे रखी है अपराधियों के साथ रहने की। नहीं अब तक तो जेल में होता। यहीं पे बुलाया है ना उसने? हाँ सर, यही जगह बताई थी। ज्यादातर इसी जगह पे आके मिलता है हमसे। हाँ डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी सर, मैं उसे बचा नहीं पाया। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम इसे यहां लेकर आए थे तब तो ये जिंदा था ना? नहीं सर, इसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। शरीर गर्म था, इसलिए हमने कोशिश की शायद बच जाए। सर, हो सकता है बिजली कड़कने की वजह से हार्ट अटैक वगैरह आ गया। नहीं सर, एक्चुअली इसकी मौत की वजह कुछ और है। क्या? इसकी मौत की वजह कुछ और है? जी सर। क्या क्या वजह हो सकती है? अब ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभिजीत, बॉडी को फोरेंसिक लैब लेकर चलते हैं। डॉक्टर साळुंके ये बताएगा क्या हुआ है। सर, अगर आसमान से बिजली इसके ऊपर गिरती तो इसके सिर्फ हाथ और पैर ही क्यों जलते? इसका तो पूरा का पूरा शरीर जल जाना चाहिए था ना। बिल्कुल तारिका, बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जल जाती हैं। इस आदमी का तो नामो निशान मिट जाना चाहिए था। साळुंके, बिजली हमारी आंखों के सामने सामने गिरी इस पर, जलकर ये बेचारा बेहोश हो गया था। नहीं बॉस, अगर आसमान से गिरी हुई बिजली का करंट इसे लगता तो आप लोग इसकी लाश लेकर के नहीं आते, इसकी राख लेकर के आते।
ऐश। मगर सालों के बिजली का झटका तो लगा है इसे। हाँ, करंट तो लगा है। ये कौन सी वाली बिजली है सर? ये किसकी आवाज? सर मैं बोला। इनकी तारीफ? सर सॉरी सर, मुझे पहले बता देना चाहिए था। ये निखिल है, इंस्पेक्टर निखिल, सीआईडी में नया है। ओ, नया इंस्पेक्टर है। तो ये लैब में पहले ही दिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों? और वो भी एसीपी प्रद्युमन के सामने। तुम्हें मालूम है एसीपी प्रद्युमन के सामने अगर हंसना हो तो दीवार की तरफ मुंह करके सिर्फ 2 सेकंड के लिए हंस सकते हो, सिर्फ। अरे सीख जाएगा सारुण के साहब, सीख जाएगा। क्या भाई, तुम्हें मालूम नहीं था? नहीं सर, सॉरी सर। क्या सॉरी सर? सारुण के साहब के सामने हमारी नाक कटा दिया। सर मैं तो बस एक मिनट बच्चे, जब 2 सीनियर बात कर रहे हो ना तो बीच में अपनी चोंच नहीं डालनी चाहिए। अरे बच्चा है सर, माफ कर दो। जल्दी से माफी मांग लेना, वरना सालून के साहब ये केस छोड़ के भाग जाएंगे। मैं जब जब यहाँ पे आता हूँ मुंह को ताला लगा के आता हूँ। ओह अच्छा, तुम कब से सुधर गए फ्रेडी? सॉरी सर, आगे से गलती नहीं होगी। हाँ तो सारुण के। हाँ तो मैं ये बता रहा था बॉस कि जिस तरीके से इसके हाथ और पैर जले हुए हैं उससे लगता है कि इसे 250 वोल्ट की बिजली का करंट लगा है। मगर सारुण के करंट लगा तो लगा कैसे? वहां पर तो कोई तार या कोई केबल भी टूटा हुआ नहीं था, बस सिर्फ एक बिजली का खंबा था। बस इसके हाथ और पैर देखने से पता चलता है कि इसने किसी ऐसी चीज को पकड़ा था जिससे वो करंट इसके शरीर में आ गया और इसके हाथ पैर जल गए। सारुण के साहब, इसने हमारे सामने बाइक पोल पे लगाई, उसी समय बिजली कड़की और फिर हमने देखा ये जलने लगा, और इसकी बाइक भी। उस पोल में करंट होगा अभिजीत, तभी तो जैसे ही बाइक पोल से चिपकी उस पे करंट आ गया। मगर सर, बाइक का टायर कैसे जल सकता है? टायर तो रबर का बना होता है और रबर में तो करंट पास नहीं होता। ये तुमसे किसने कहा है? देखो, अगर हाई वोल्टेज करंट हो और अर्थिंग मिल जाए तो बॉस रबर के टायर में भी करंट पास हो सकता है। और वैसे भी अलग अलग किस्म के रबर होते हैं, है ना सारुण के, जैसे स्टील बेल्ट रबर या कार्बन रबर। एग्जैक्टली। और कई बार तो ऐसा होता है कि हाई वोल्टेज करंट की वजह से इन रबर में आग भी लग सकती है। और देखो, टायर में तो स्टील के वायर भी होते हैं, तो हो सकता है स्टील के वायर के थ्रू करंट पास हो गया। अभिजीत, एक बार फिर से उस बिजली के खंबे के पास जाकर के छानबीन करनी होगी। इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट के लोगों को भी वहां बुला लो। सर, बाइक में भी करंट आ रहा है। पर गगन ने जैसे ही बाइक पोल पे लगाई होगी, करंट बाइक पे आ गया और उसके बाद जगन को करंट लग गया। जरा जंक्शन बॉक्स खोल कर देखो। सर ये देखिए, बाइक का स्टैंड खराब है, इसीलिए गगन ने बाइक को खंबे को लगा के रखा होगा। सर ये देखिए, ये वायर कटे हुए हैं और पोल से जुड़े हुए हैं सर। इसका मतलब है कि जानबूझ के काटा है और ये खून है सर। खूनी जानता था कि ये गगन हम लोगों से हमेशा यहीं आके मिलता है। अभिजीत, खूनी ये भी जानता था कि गगन की बाइक का स्टैंड खराब है और फिर गगन इसी खंबे पे आके अपनी बाइक लगाता था जब वो हमें मिलने आता था। हो सकता है सर, शायद खूनी अच्छी तरीके से जानता हो गगन को। हेलो सर। हेलो निखिल, तुम अभी नए हो, अभी तुमने फ्रेडी का कमाल देखा ही कहां है। ये लोग अगर सारा केस मेरे ऊपर छोड़ दे तो इस केस को मैं ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दूं, चुटकियों में। सर वैसे भी मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है सर। अच्छा, फिर तो तुमने ये भी सुना होगा कि दया सर को दरवाजा तोड़ना मैंने ही सिखाया है। अरे देखते क्या हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कभी कभी मैं थक जाता हूं तो उन्हें कह देता हूं दरवाजा तोड़ने के लिए, तो वरना दया सर तो। सर दया सर के बारे में आप ऐसी बातें मत करिए। क्यों भाई, दया सर को क्या पर लगे हैं? देखिए वो मेरे गुरु हैं और मैं उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता इस तरह के।
मैं तो मजाक कर रहा था। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि कभी कभी मैं भी दया सर की मदद करता हूँ दरवाजा तोड़ने के लिए। और सर गगन ऐसे मरने वालों में से नहीं था, अपराधियों के साथ रहता था वो, और मैंने उसे कई बातें सिखा रखी थी। हर दांव पेच मालूम था सर उसे, कोई ना कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था सर काफी दिनों से। हाँ दया, और वो जो भी कोई है वो जानता था कि गगन हमको क्या बताने वाला है। सर कैसे भी करके ये पता लगाना चाहिए कि वो बात क्या थी। हो सकता है कोई बड़ी घटना के बारे में हो। हाँ सर, वैसे तो मुझसे 3-4 दिन बाद मिलने वाला था, मगर उसने फोन करके बुला लिया मुझे। कोई तो बड़ी बात थी सर। गगन का रिकॉर्ड है ना हमारे पास? हाँ सर। बस तो देखो किन किन लोगों को जानता था, उन्हीं से हमें पता चलेगा। सर उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करते हैं। हाँ भैया, परिवार वालों से भी पूछताछ करो, उसके फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो वो किस किस से बात करता था, किस किस से मिलता था। जैसे भी हो हमें पता लगाना ही चाहिए कि यह किसका काम है। क्या है? हाथों में चींटियां हैं क्या? काहे को बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो? वो गगन यहीं पे रहता है ना? हाँ यही रहता है, लेकिन घर पर नहीं है वो। खाली पीली नींद खराब कर देते हैं। कितनी बार समझाया उसे कि कस्टमर घर पे मत बुलाया कर, मत बुलाया कर। देखिए हम लोग कस्टमर नहीं है, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? साहब आइए ना, आइए साहब। अब क्या हुआ साहब? मेरे पति ने फिर से उल्टा सीधा कुछ किया क्या? देखिए साहब, अब उसे सब कुछ छोड़ दिया है। अब तो मेरे मर्द ने प्लम्बर का धंधा शुरू कर दिया है। हमें मालूम है। तो फिर क्या हुआ साहब? देखिए आपके पति ने तो कुछ नहीं किया। तो फिर? वो बताइए ना क्या किया मेरे मर्द ने? आपके पति की मौत हो गई, किसी ने खून कर दिया उसका। बेहोश हो गई। पानी लेकर निक जल्दी। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई बेचारी। देखिए जो कुछ होना था वो हो गया। गगन की मौत का हमें भी बहुत दुख है। खबरी था वो हमारा। खबरी बना के मरवा डाला आप लोगों ने उसे। मुझे पता होता तो मैं ऐसा काम उसे कभी नहीं करने देती। सीआईडी की मदद करना कोई गुनाह नहीं है। आप हमें ये बताइए कि कोई दुश्मन था गगन का? मेरे पति ने हमेशा सबका भला किया है। जिसके पास पैसे नहीं होते थे मुफ्त में काम कर देते थे उसका। ऐसे भले इंसान का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है साहब? देखिए कोई ना कोई तो उसका दुश्मन जरूर था जो उसके पीछे लगा हुआ था, मतलब उसको कैसे पता चलता कि वो हमसे मिलने वाला था? देखिए अगर आपको मालूम है तो आप बता दीजिए, वरना वो दुश्मन आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। मैंने कहा ना ऑफिसर, उनका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अच्छा, आप पिछले कुछ दिनों में कोई मिलने आया था उसे? देखिए प्लीज आराम से सोच के बताइए, कोई ऐसा आदमी उससे मिलने के लिए आता था जिस पे आपको शक हो? नहीं साहब, घर पे तो कोई नहीं आया था, लेकिन हाँ गगन कैरम क्लब जाते थे और पिछले 5-6 दिन पहले जब वो कैरम क्लब गए और वहां से लौटने के बाद कुछ टेंशन में लगे मुझे। टेंशन? किस बात की टेंशन थी उसे? मैंने पूछा उनसे कि क्या हुआ, मुझे बताइए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस कहा कि टेंशन है, बहुत जल्द सीआईडी से मिलना पड़ेगा। ये कैरम क्लब कहाँ पर है? हाँ जी हाँ जी, ये गगन के नाम से ही फोन है। मिल गया रिकॉर्ड? हाँ तो आप मेल कर दीजिए ना। या थैंक यू वेरी मच। जरा मेल चेक करना, उन लोगों ने गगन के फोन का रिकॉर्ड हम लोगों को मेल किया है। देखते हैं किसका किसका फोन आया था और किसे फोन किया था इसने। मेल आ गया सर। हाँ ओपन करो देखो। ये नंबर तो, ये देखा, कई बार फोन आया इस नंबर से। हाँ सर, 20 बार आया है। 20 बार?
हाँ दया, क्या खबर? क्या बोला गगन की बीवी ने? अच्छा, 6 दिन पहले कैरम क्लब से आया तो टेंशन में था। ओके, हाँ फोन रिकॉर्ड चेक कर लेता हूं। नहीं, वो मंगा लिया मैंने। या ओके ओके। 6 दिन पहले ऐसे फोन आया था, उसके बाद से काफी टेंशन में था। 6 दिन पहले किसका फोन आया था? ये तो वही नंबर है जहां से 20 बार फोन आया था। जरा पता करो किसका नंबर है ये। सर ये एसटी पुलिस स्टेशन का नंबर है। एसटी पुलिस स्टेशन का? दादा भाई, अरे रामू, बता था आप लोगों को हम लोग यहाँ खेलने के लिए नहीं आए। एक खिलाड़ी के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। किस खिलाड़ी के बारे में पूछना है सर? गगन के बारे में। गगन भाई, हाँ वो आता तो है लेकिन आज नहीं आया है। कोई काम हो तो बताइए, आएगा तो मैं बोल दूंगा उसको। वो अब कभी नहीं आएगा यहाँ। कैसी बातें कर रहे हो साहब? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, गगन का किसी ने खून कर दिया। गगन भाई का खून कर दिया किसी ने? यहाँ उसके दोस्त कौन कौन है? डैनी और काका। इस वक्त कहाँ मिलेंगे दोनों? मिलेंगे कहाँ साहब? यहीं है। आइए सर। डैनी, काका, हाँ सीआईडी वाले आए हैं आपसे मिलने। सीआईडी हमसे मिलने क्यों आई है? हाँ, हमने क्या किया? हमें गगन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। सर उससे जो पूछ रहे हैं साहब, उसी से पूछो ना। जा गगन को उसके घर से बुला के ला। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ पूछा जाए उसका साफ साफ जवाब दो, बस। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों गगन के अच्छे दोस्त हो ना? जी हाँ। गगन अभी कहाँ है मालूम है? नहीं सर। देखो, कल रात किसी ने गगन का खून कर दिया। खून? गगन का? किसने किया सर? 6 दिन पहले गगन तुम लोगों के साथ यहाँ पे आया था। 6 दिन पहले? हाँ, 6 दिन पहले वो हम लोगों के साथ यहाँ पे आया, लेकिन हम लोगों के साथ यहाँ से गया नहीं था। तो फिर किसके साथ गया? अपने किसी और दोस्त से मिलने के लिए बोल रहा था वो। ये तुम दोनों के अलावा उसका नया दोस्त कौन आ गया? साहब, हम लोगों के अलावा कौन सा नया दोस्त है हमें तो नहीं मालूम, पर हाँ हम लोगों के चले जाने के बाद वो काफी देर तक यहीं बैठा था। उसके बाद सर उससे कौन मिला, क्या हुआ, कुछ नहीं पता सर। अच्छा ये बताओ कि तुमने यहाँ पे गगन से मिलते हुए किसी को देखा क्या? आप मिलते हुए नहीं देखा मैंने भी, काफी देर तक बैठा रहा यहाँ पर। अच्छा, उसका यहाँ पे किसी के साथ झगड़ा था? हाँ सर, था। जीतू और गगन में आपस में नहीं बनती थी, 36 का आंकड़ा था साहब। जीतू कौन है? सर हमने उसका नाम तो सुना है सर, लेकिन हम जानते नहीं कि कौन है वो। मैं जानता हूँ सर जीतू को, कई बार मेरे सामने झगड़ा हुआ है उन दोनों का। जीतू ने धमकी भी दी थी जान से मारने की गगन को। सर कहीं जीतू ने तो नहीं? ये जीतू कहाँ रहता है, जरा उसका एड्रेस है ना? सर बोरीवली में कहीं रहता है। सर आप लोग यहाँ क्या हो सर? गगन नाम के आदमी को जानते हो? गगन? हाँ, ये उसकी फोटो है। नहीं सर, इस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस गगन को यहाँ से, इस पुलिस स्टेशन से कई बार फोन किए गए हैं। यहाँ से? हाँ। आप में से किसी ने गगन नाम के किसी आदमी को फोन किया था? नहीं सर। गगन के फोन रिकॉर्ड में यहाँ का फोन नंबर है। फोन तो यहीं से किया गया है। पता नहीं सर। तो याद कीजिए, कोई बाहर का आदमी हो सकता है। यहाँ तो बहुत लोग आते जाते हैं। जी नहीं सर, बाहर का कोई भी आदमी फोन को हाथ नहीं लगा सकता। फिर तो कोई यहीं का आदमी है जो खूनी के साथ मिला हुआ है। अगर तुम में से किसी ने गगन को कॉल किया है या उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे बता दो, अभी भी वक्त है। नहीं सर, हमने नहीं किया। नहीं सर, मैंने फोन नहीं किया। तुम जा सकते हो।
सर ये तीनों नहीं भरती है, मुझे उन्हीं पे शक था। कोई बात नहीं, अगर कुछ पता चले तो हमें बता देना। ओके सर। तो बिना फोन किए तो नंबर आएगा नहीं, और ये लोग कह रहे हैं फोन नहीं किया। अभिजीत, फोन यहीं से किया गया है, अब किसने और कैसे वही देखना है। हाँ सर, लगता है पता चल गया कि फोन कहां से किया गया है। अच्छा, कहां से? वो देखिए सर, ये जंक्शन बॉक्स पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में है। हो सकता है यहां से कुछ छेड़छाड़ की गई हो। हाँ अभिजीत, काम करो, टेलीफोन वालों को बुलाओ, पता चलेगा किसने क्या किया है यहां इस जंक्शन बॉक्स से। सर इस एरिया के सारी टेलीफोन लाइंस इसी जंक्शन बॉक्स में जुड़ी हुई हैं? हाँ सर। तो जरा पुलिस स्टेशन की लाइन चेक करो, देखो किसने कुछ छेड़छाड़ किया है क्या। ये देखिए सर, ये तार टूटा हुआ है। तो इसका मतलब है अभिजीत, खूनी ने इस वायर को तोड़कर दूसरी वायर लगाकर फोन किया और फिर पहले जैसी जोड़ के रख दी है। मगर सर इतनी सारी लाइंस जा रही है यहाँ से, तो फिर खूनी को कैसे पता चला होगा कि कौन सी लाइन पुलिस स्टेशन की है? हो सकता है टेलीफोन डिपार्टमेंट का कोई आदमी मिला उससे। नहीं सर, आप हमारे ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। तो फिर ये कैसे हुआ? ध्यान कैसे नहीं गया तुम्हारा? ताला टूटा हुआ है, वायर कटी हुई है। सर हम लोग महीने में एक बार चेक करने के लिए यहाँ पे आते हैं। पिछले महीने आए थे तो सब कुछ ठीक था सर। तुम लोगों के अलावा कोई और आता है ये चेक करने के लिए? नहीं सर, ये एरिया हम दोनों ही देखते हैं। अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है, खूनी ने यहीं से फोन क्यों किया? शहर में इतने सारे पीसीओस है, जंक्शन बॉक्सेस है, यहीं से क्यों? तो हो सकता है खूनी इसी एरिया का हो, आसपास का रहने वाला। तो इस एरिया में तो जीतू भी रहता है जो गगन को जानता है, कहीं उसी ने तो फोन नहीं किया? काजल, ये जीतू गगन को सिर्फ जानता नहीं है, बल्कि उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। जान से मारने की। जीतू से मिलना पड़ेगा अभिजीत। ये अरे दादा, ये जीतू यहीं पे रहता है ना? हाँ यहीं रहता है क्या वो घर पे? क्या मालूम होगा, जाके देख लो। जीतू। हाँ क्या हुआ? बस तुझसे मिलने चले आए। आप लोग हैं कौन? तेरे दूर के रिश्तेदार हैं, तुझे साथ ले जाने आए हैं। अरे भाई साफ साफ बताओ, कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? हाँ। गगन का खून क्यों किया तुमने? क्या गगन का खून हो गया? अब ये एक्टिंग वैक्टिंग खत्म हो गई हो तो आगे बढ़े। हाँ, क्यों मारा गगन को? सर मैं गगन को क्यों मारूंगा? मेरी उससे क्या दुश्मनी है? तेरा झगड़ा हुआ था ना उसके साथ कैरम क्लब में। सर जब मैं किसी कैरम क्लब गया ही नहीं तो झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता ना। ये गगन जहाँ पे रहता है उसके घर के पास में नुक्कड़ पे एक कैरम क्लब है, कुछ याद आया तुम्हें? नुक्कड़ पे कैरम क्लब? तेरे पास सिर्फ 1 सेकंड है, जो कुछ मालूम है सच सच बता, वरना मेरा एक हाथ पड़ेगा तो 10 दिन तक तेरा दिमाग झंझनाता रह जाएगा। तू वहां पर कैरम क्लब में गया था, तुझे लोगों ने वहां पे देखा था, और तेरा झगड़ा भी हुआ था गगन के साथ में। सच बोल, हुआ था या नहीं? हाँ सर, याद आया। अच्छा हुआ, जल्दी याद आ गया। गगन के साथ झगड़ा हुआ था ना? हाँ? वो तो सर ऐसे ही थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई थी, फिर बाद में बोलचाल हो गई सर। ऐसी कहा सुनी तो अक्सर हो जाती है हमारे बीच। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था तुम दोनों के बीच? वो सर, पहले मैं गगन के पड़ोस में रहता था, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल को लेकर थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी। सर छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कोई किसी को मार सकता है क्या? नहीं। पर इसने तो गगन का खून कर दिया। नहीं सर, मैंने गगन को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ। सर अगर कोई ये कह दे कि मैंने गगन का खून किया है
तो सर आप जो मर्जी सजा दीजिएगा सर। सचिन सर आप ठीक है ना? किसने गोली मारी सर? गोली लगी तुम्हें? हाँ सर सर वो रहा सर। रुक जा। पलटो इसे। सर इसके तो सीने में गोली लगी। सीने में गोली लगी है? मगर मैंने तो इसके पैर पे गोली चलाई थी, वो भी पीछे से। इसके सीने में गोली कैसे लगी? हाँ सर, अगर पीछे से गोली लगी होती तो इसकी पीठ में कहीं कोई निशान होता, लेकिन पीठ में कोई भी निशान नहीं। सचिन, किसी ने सामने से गोली चलाई है। देखो आसपास कोई छुप के बैठा है क्या? जल्दी। कैरम क्लब का नौकर? कैरम क्लब का नौकर जीतू को क्यों मारना चाहता था? जीतू, गगन और नौकर, 3 लोग। तीनों में से जीतू और गगन के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें गगन मारा गया। फिर नौकर ने जीतू को मारने की कोशिश की और खुद मर गया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इन 3 लोगों में चक्कर क्या है। सर ऐसा लगता है इनके पीछे कोई चौथा आदमी भी है, जिसने नौकर से जीतू पे हमला करवाया। मगर नौकर फेल हो गया तो पकड़े जाने के डर से उसने नौकर को भी मार दिया। मगर सर उसे पता कैसे चला कि हम लोग जीतू के घर जाने वाले हैं? वही तो या ये जो भी आदमी है जो ये सब करवा रहा है, वही हमारे हर कदम पे नजर रखे हुए है। और वो जानता है कि जीतू उसके बारे में सब कुछ जानता है, और इसीलिए उसने उसे मारने की कोशिश भी की। सर अगर जीतू को मालूम होता तो हमें बता देता। काफी डरा हुआ था सर वो। सर एक बात समझ में नहीं आई, किस नौकर ने जीतू पर हमला हम लोगों के सामने ही क्यों किया? हमारे वहां पहुंचने से पहले और वहां से निकलने के बाद भी तो कर सकता था। यह भी तो हो सकता है कि उस नौकर को तुम लोगों को मारने के लिए भेजा होगा। सर अगर हम लोगों को मारने के लिए भेजा था तो दोबारा हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन अगर जीतू को मारने के लिए भेजा था तो दोबारा हमला कर सकता है। सर गगन को खूनी ने फोन किया था पुलिस स्टेशन के जंक्शन बॉक्स से, ताकि शक जीतू पे जाए। एक काम करो, ये नौकर जहां पर नौकरी करता था उस कैरम क्लब के मालिक को जाकर के मिलो और जरा प्यार से पूछो उससे, पता लगाओ कौन कौन मिलने आता था उस नौकर को। यस सर। हेलो, क्या? कहां पे? ठीक है हम लोग आते हैं। क्या हुआ अभिजीत? सर ढलान रोड पे एक लाश पड़ी हुई है। लाश? जब तुम्हारा नौकर तुम्हारी आंखों के सामने इतनी गड़बड़ कर रहा था तो तुम्हें भी कुछ मालूम होगा ना? हाँ? मिला हुआ है नौकर के साथ में तू भी? धंधे की कसम साहब, वाकई मुझे उसकी करतूतों के बारे में कुछ नहीं मालूम साहब। जब तुम्हारा नौकर यहाँ पे 24 घंटे पड़े रहता था तो मालूम कैसे नहीं? नहीं साहब, 24 घंटे तो नहीं रहता था, कभी कभी बाहर घूमने फिरने भी तो जाता था। उससे मिलने के लिए कौन कौन आता था यहाँ पे? साहब मिलने तो बहुत से लोग आते थे, लेकिन ज्यादातर गुंडे टाइप के लोग होते थे। ओह, तो गलत कामों में पड़ा हुआ था, इसीलिए उसका खून हो गया। कल कोई आया था उससे मिलने के लिए यहाँ पे? सब मिलने तो कोई नहीं आया था। हाँ एक फोन जरूर आया था साहब, मैंने उसे बात करते हुए सुना था। क्या बात कर रहा था वो फोन पे? साहब वो किसी मुर्दा घर के बारे में बात कर रहा था। मुर्दा घर के बारे में बात कर रहा था? एक कैरम क्लब में काम करने वाला आदमी मुर्दा घर के बारे में क्यों बात करेगा? और क्या सुना तुमने? साहब सुना तो मैंने कुछ नहीं। उसके बाद वो फौरन मेरे पास आया और कहने लगा कि उसके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, उसे अभी का अभी जाना है। कितने बजे थे उस वक्त? साहब करीब दोपहर के 2 बजे की। दोपहर के 2 बजे? यहाँ आसपास के एरिया में जितने मुर्दा घर हैं उन सब में जाके इस नौकर का फोटो दिखा दिखा के पूछते हैं, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। चलो। जिसे फोन किया है वो भाग गया है। यही तो प्रॉब्लम है, लोग पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। सर एक्सीडेंट का केस लगता है। लेकिन ये सड़क इतनी दूर है काजल, और यहाँ आसपास टायर का कोई निशान भी नहीं दिख रहा है।
लगता तो नहीं है एक्सीडेंट है। तो सर ये लाश यहाँ लाकर डाली गई है? हो सकता है। बॉडी को अच्छी तरीके से चेक करते हैं, देखते हैं मौत की वजह क्या है। सर तुम यहाँ के इंचार्ज हो? जी मैं यहाँ की देखभाल करता हूँ। पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आप लोगों को भी पता चल गया उस लाश के बारे में? लाश के बारे में? हाँ, आप उसी लाश के बारे में पूछताछ करने आए ना जो चोरी हो गई। चोरी हो गई थी? हाँ, चोरी हो गई थी, उसी के बारे में। साहब मेरा विश्वास करो साहब, मुझे पता नहीं साहब वो अचानक लाश कैसे गायब हो गई। लोग झूठ बोल रहे हैं साहब कि लाश मैंने चुराई है। मैं लाश क्यों चुराऊंगा साहब? तो फिर किसने चुराई लाश? मुझे पता नहीं साहब। पता नहीं मतलब? इस जगह की देखभाल तुम ही करते हो ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता? सर कोई इसको बेहोश करके लाश को चुरा कर ले गया। अच्छा, ये इस फोटो को देखें, यही आदमी था क्या वो? साहब मुझे किसी ने सिर पे पीछे से मारा साहब, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया साहब। कितने बजे हुआ ये सब? यही कल 2:30 बजे के करीब साहब। सर ये काम पक्का रामू ने किया है? हाँ सर। सर ये कैरम क्लब का मालिक बता रहा था कि रामू वहाँ से 2 बजे निकला और ये जगह वहाँ से 20-25 मिनट की दूरी पे है। पर रामू ये लाश चुराएगा क्यों? करेगा क्या उस लाश का? वैसे वो लाश थी किसकी? सभी एक एक्सीडेंटल केस था तो इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। लाश की फोटो तो खींची होगी? हाँ साहब, फोटो है हमारे रिकॉर्ड में। ठीक है, फोटो लेके आओ। जी। सभी है तो ये एक्सीडेंट का ही केस, लेकिन ये एक्सीडेंट यहाँ नहीं हुआ है काजल। ये कैसे पता चला सर? एक तो ये लाश काफी दिन पुरानी है, दूसरा अगर एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ होता तो यहाँ जमीन पे भी आसपास खून पड़ा होता, लेकिन जमीन पे कहीं भी खून नहीं है। खून सिर्फ इस बॉडी के ऊपर है और इसके चेहरे पे, और कहीं भी खून नहीं है। ये क्या है? अंगूठे में धागा? हाँ सचिन बोलो। क्या मुर्दा घर से लाश चोरी हो गई है? हाँ हाँ, एक मिनट जरा ये लाश का हुलिया बताना। हाँ यार, जैसा हुलिया तुम बता रहे हो वैसी लाश हमारे सामने पड़ी हुई है और इसके पैर पे धागा बंधा हुआ है, वो जो मुर्दा घर में बांधते हैं ना पैर पे नंबरिंग के लिए, वैसा ही। हाँ, एक्सीडेंट की लाश है। ओह, ऐसा लगता है ये किसी की चाल है। लाश यहाँ पे लाके डाल दी और हम लोगों को फोन करके बुला लिया। हेलो हेलो, अभिजीत साहब। हे, मोबाइल। तुमने ठीक पहचाना ऑफिसर, ये हम लोगों की चाल थी जो काम कर गई। मगर मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि सीआईडी वाले इतने बेवकूफ होंगे जो इतनी आसानी से चाल में फंस जाएंगे। फोन कट गया तो फिर से लगाओ ना, फिर से ट्राई करो, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सर अब तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ है? सीआईडी वालों के कान में खुजली करेगा, मालूम है अंजाम क्या होगा? ए, अंजाम छोड़, और तू ज्यादा से ज्यादा करेगा क्या? गुदगुदी करेगा, चेक कर लेना। मजा आता है। जब कीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दे दी है। सर काजल का फोन भी बंद आ रहा है क्या? दोनों का फोन एक साथ बंद आ रहा है? ये कुछ और ही चक्कर लगता है। अभिजीत सर भी कह रहे थे कि इन सब के पीछे कोई चाल है। सर कहीं अभिजीत सर और काजल की जान खतरे में तो नहीं है? निखिल, सीआईडी ऑफिसर्स की जान हमेशा ही खतरे में होती है। हिलना नहीं ऑफिसर, वरना गोली चल जाएगी।
दे ना अभी भी वक्त है। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। बंद करो ये सब नाटक, समझे? तेरे मरने का टाइम आ गया, लेकिन तेरा भाषण देना अभी तक बंद नहीं हुआ ना। ऊपर जब ऊपर जाएगा ना तू, तो वहां तुझे बहुत सारे चोर लुटेरे मिलेंगे, उन्हें ही बैठकर सुनाते रहना अपनी ये कहानियां। हमें मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि जब तुम दोनों को तड़प तड़प कर मरता हुआ देखूंगा, तुम्हारे अंदर जो बदले की आग है ना, वो शांत होगी। बदला? कैसा बदला? हाँ, तुम लोगों ने मेरे भाई को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया और हम कुछ भी नहीं कर सके। कौन कौन था तुम्हारा भाई? जग्या। जग्या? जग्या तुम्हारा भाई था? हाँ, वही जग्या जिसका नाम सुनकर तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं। न जाने कितने लोगों के घर उजाड़े हैं उसने, न जाने कितने बच्चों को अनाथ किया है। उसे फांसी नहीं होती तो क्या होती? फांसी से बढ़कर अगर कोई सजा होगी ना, वो मिलनी चाहिए थी उसे। दूंगा, उससे भी बड़ी सजा दूंगा। हाँ। ये जब चील कौए तुम दोनों को नोच नोच कर खाएंगे ना, तुम दोनों को ऐसी मौत मारूंगा कि आने वाले कई साल तक सीआईडी वाले इस बात को चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। इस गड्ढे में पड़े चिल्लाते रहना और अपनी मौत को आते देखते रहना। हिम्मत से काम ना कर। सीआईडी ऑफिसर की जिंदगी में कदम कदम पे मौत है। मौत से क्या घबराना। हम लोग जब सुबह घर से निकलते हैं तो मालूम थोड़ी होता है कि घर वापस लौटेंगे कि नहीं। हिम्मत से काम लो। काट रस्सी। ये दोनों जग्या के भाई हैं। पूरी सीआईडी टीम से बदला लेना चाहते थे। सीआईडी वालों से बदला? कभी सपने में भी मत सोचना, समझे? अब जेल में बैठकर बदला लेना अपने भाई की मौत का। तुम दोनों को तो फांसी होगी, फांसी।
CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।